जय श्री राम साथियों। तो इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो प्रीवियस ईयर 2022 में कैसा प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न पत्र का हल लेकर मैं आया हूँ। वह प्रश्न पत्र मेरे पास है, परंतु यह देखिए धुंधला सा है, दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। तो इसमें उसका हल इसमें दिया गया है। देखिए यह प्रश्न है, इसका हल इसमें है, अभी दिखाऊंगा। तो देखिए किस प्रकार प्रश्न आए थे और उसका हल भी दिखाऊंगा। यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही मिलता है और मतलब प्रश्न यही होता है, परंतु वह इस प्रकार घुमाकर आपसे पूछ लेगा कि आप उसका आंसर नहीं दे सकेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य ही कर लें, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपके पास तभी नोटिफिकेशन जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला अ है, सिस्टम क्या है? सिस्टम के विभिन्न अवयवों की व्याख्या की है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम के विभिन्न अवयवों की व्याख्या करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सिस्टम एक बिजनेस यूनिट के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले व्यावसायिक प्रक्रियाओं या घटकों का एक परस्पर संबंधित सेट। देखिए जो सिस्टम है वह बिजनेस यूनिट के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक परस्पर संबंधित सेट है, जो किसी उद्देश्य के लिए एक साथ वर्क करता है। उदाहरण के लिए पैरोल विभाग में एक सिस्टम चेकों का ट्रैक रखती है, जबकि एक इन्वेंट्री सिस्टम आपूर्तियों का ट्रैक रखती है। दोनों सिस्टम पृथक हैं। अब सिस्टम में विभिन्न अवयव, वेरियस एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम, यह निम्नलिखित हैं। पहला है इनपुट एंड आउटपुट। किसी भी सिस्टम का आउटपुट यूजर के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सिस्टम में इनपुट उस सिस्टम के आउटपुट के अनुसार दिया जाता है। किसी सिस्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है उसे इनपुट कहते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद प्राप्त सूचना को आउटपुट कहते हैं। दूसरा प्रोसेसर है। किसी भी डेटा को प्रोसेस के बाद सूचना में बदलना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी सिस्टम के इनपुट को आउटपुट में बदलना प्रोसेसर कहलाता है। तीसरा है कंट्रोल। किसी सिस्टम प्रक्रिया को नियंत्रण में रखने की क्रिया को कंट्रोल कहते हैं। चौथा है फीडबैक। जब कोई सिस्टम कार्य कर रहा होता है तो उसके कार्य की विवेचना फीडबैक कहलाती है। पांचवा इन्वायरमेंट सुपर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होता है। यह बाह्य तत्वों का स्रोत है जो सिस्टम पर स्ट्राइक करता है। इन्वायरमेंट सुपर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है। यह बाह्य तत्वों का स्रोत है जो सिस्टम पर स्ट्राइक करता है। मैं जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। छठवां है बाउंड्रीज तथा इंटरफेस। एक सिस्टम को उसकी बाउंड्रीज से परिभाषित किया जाना चाहिए। बाउंड्रीज वे लिमिट्स हैं जो इसके घटकों, प्रक्रियाओं तथा परस्पर संबंधों को पहचान करती हैं जब यह किसी अन्य सिस्टम से इंटरफेस करती है। प्रत्येक सिस्टम को बाउंड्रीज होती है जो उसके प्रभाव और नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करती है। तो यह प्रश्न का आंसर था। अब दूसरा अर्थात ब का आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एवं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन के मध्य तुलना कीजिए। तो यह देखते हैं। देखिए तुलना किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में मूल एब्स्ट्रैक्शन जो यूजर को दिए जाते हैं रियल वर्ल्ड फंक्शंस हैं। इसका पहला है मूल एब्स्ट्रैक्शन रियल वर्ल्ड फंक्शन नहीं है, परंतु डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो जहां रियल वर्ल्ड एंटिटीज दर्शाई जाती है। दूसरा है फंक्शन एक साथ समूहीकृत होते हैं, जिसके द्वारा एक उच्च स्तरीय फंक्शन प्राप्त होता है। फंक्शन उनके द्वारा ऑपरेट और डेटा के आधार पर एक साथ समूहीकृत होते हैं, क्योंकि क्लासेस उनकी विधियों से जुड़ी होती हैं। तीसरा है
विश्लेषण तथा संरचित डिजाइन अर्थात डेटा फ्लो डायग्राम का प्रयोग करके पूरा किया जाता है। यूएमएल का प्रयोग करके पूरा किया जाता है। चौथा, इस अप्रोच में स्टेट सूचना को प्रायः एक केंद्रीकृत शेयर्ड मेमोरी में दर्शाया जाता है। इसमें है, इस अप्रोच में स्टेट सूचना को एक केंद्रीकृत शेयर्ड मेमोरी में नहीं दर्शाया जाता, अपितु सिस्टम को ऑब्जेक्ट के मध्य इम्प्लीमेंट या वितरित किया जाता है। पांचवा है, यह एक टॉप डाउन अप्रोच है, यह एक बॉटम अप अप्रोच है। छठवां, यह अप्रोच मुख्य रूप से कंप्यूटेशन सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होती है। इसका है, यह अप्रोच मुख्य रूप से इवॉल्विंग सिस्टम के लिए प्रयुक्त की जाती है जो किसी बिजनेस या बाउंड्रीज क्लास की मिमिक करता है। अब देखते हैं सब प्रश्न वाला प्रश्न क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है यह बताना है, और SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक लाइफ साइकिल के पदों की विवेचना करना है। तो देख लेते हैं इसका। देखिए, किसी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में 5 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। वो किस प्रकार है, प्लानिंग सर्वप्रथम है। देखिए, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने में 5 फेज होते हैं। पहला है प्लानिंग। इस फेज में हम सॉफ्टवेयर द्वारा क्या अचीव कराना चाहते हैं या उसके गोल्स क्या हैं डिस्कस करते हैं। प्लानिंग फेज में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, रिक्वायरमेंट तथा रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी आती है। इस फेज में हम यह देखते हैं कि जो वर्तमान में सिस्टम है वह जॉब सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर वह सही से अपना जॉब कर रहा है तो उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कॉस्ट को भी इवेल्युएट करते हैं। सिस्टम को डिज़ाइन करने में कितने कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब प्लानिंग फेज में आता है। दूसरा है एनालिसिस। प्लानिंग फेज में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है तथा एनालिसिस फेज में उन प्रॉब्लम को अधिक डिटेल के साथ एग्जामिन किया जाता है। एनालिसिस फेज में यूजर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि एंड यूजर को क्या ज़रूरतें हैं। इस फेज में सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। इसमें एंड यूजर तथा डिजाइनर्स दोनों मिलकर प्रॉब्लम एरिया को हल करते हैं। तीसरा, डिटेल सिस्टम डिज़ाइन। इस फेज में डिजाइनर सिस्टम के प्रोसेस के डिज़ाइन को पूरा करता है। सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंक्लूड किया जाता है जिससे सिस्टम और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव तथा इफ़िशियंट बन जाए। चौथा, इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज में हार्डवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि जो डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए, सिस्टम की टेस्टिंग, कोडिंग तथा डिबगिंग प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। SDLC में सबसे लंबे समय तक चलने वाला फेज है। और पाँचवा है मेंटेनेंस। यह SDLC का सबसे अंतिम फेज है। जब सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है तथा यूजर उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है, तब जो समस्याएं उसमें आते हैं उनको टाइम टू टाइम हल करना पड़ता है। देखिए, यहाँ सिस्टम जिसे कहते हैं उसे वह सॉफ्टवेयर को सिस्टम भी कहा जाता है। यह आपको स्मरण रखना है। वो मेंटेनेंस में तैयार सिस्टम सॉफ्टवेयर की समय समय पर देख रेख करना तथा उससे मेंटेन रखना मेंटेनेंस कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा का वाला रिक्वायरमेंट एनालिसिस का महत्व क्या है, तो इसे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग तथा डेवलपमेंट में किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग तथा डेवलपमेंट में किसी भी तरह की समस्या न आए, इसके लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस अर्थात आवश्यकता विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो आवश्यकताएं इकट्ठा हो जाती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है कि वह आवश्यकताएं हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सही है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। आवश्यकता और प्रक्रिया का विश्लेषण करने के बाद एक SRS बनाया जाता है। SRS बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि SRS में कोई भी त्रुटि नहीं है और यह स्पेसिफाई किया जाता है कि यूजर की आवश्यकता सही है। SRS में अधिक त्रुटियां उपस्थित होती हैं। यदि यह त्रुटि विकास प्रक्रिया के बाद या फिर यूजर के सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद रिक्वेस्ट हुए तो सॉफ्टवेयर की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए SRS से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और विकास के पहली त्रुटि को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। आवश्यकता संबंधी जितनी भी परेशानी होती है उन सभी को चेक करने के लिए आवश्यकता विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है।
एसआरएस में जो भी एम्बिग्युइटी, डाटा रिडंडेंसी, एरर, बग की समस्या है उसे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हल कर लेना चाहिए। इससे हमारी आवश्यकताएं जो हैं वह त्रुटि रहित रहते हैं और सॉफ्टवेयर अच्छी क्वालिटी का बनता है। अब यह इसका आंसर था। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का अब दूसरा देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यानी मॉडल यानी कि SDLC। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की विवेचना करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उपयोग होने वाले लाइफ साइकिल मॉडल की सूची बनाना है। तो इसे देख लेते हैं। वो वाला है, डेवलपमेंट टीम को पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक उपयुक्त लाइफ साइकिल मॉडल की पहचान करनी है। देखिए, डेवलपमेंट टीम जो सॉफ्टवेयर को डेवलप प्रोजेक्ट के उपयुक्त लाइफ साइकिल मॉडल के साथ ही उसके बाद उसका पालन, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहता है उसको उस डेवलप कैसे किया जाए, डेवलप उस स्टेप को वह उसका लाइफ साइकिल यानी कि उसे स्टेप टू स्टेप वह करता है। साथ ही उसके बाद उसका पालन करना पड़ता है। एक पार्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल के उपयोग के बिना सॉफ्टवेयर उत्पाद का विकास व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए जब किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद को विकसित किया जा रहा है तो टीम के सदस्यों के बीच कब और क्या करना है इसके बारे में स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। अर्थात योजना एक बनाकर किसी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसे के लिए योजना बनाकर किस प्रकार क्या करना होगा, किस समय क्या करना होगा, ये सभी प्रकार इसमें बताया गया है। अन्यथा यह अव्यवस्था परियोजना की विफलता का कारण बन सकता है। एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल हर चरण में एंट्री और एग्जिट मानदंड को डिफाइन करता है। एक चरण केवल तभी शुरू हो सकता है जब इसके प्रवेश चरण मानदंडों को संतुष्ट करते हों। इसलिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के बिना किसी चरण के प्रवेश और निकास मानदंड की मान्यता नहीं जीत सकती। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जैसे क्लासिक वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, स्पाइरल मॉडल आदि के बिना परियोजना की प्रगति की निगरानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उपयोग होने वाले विभिन्न लाइफ साइकिल मॉडल निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के हैं। वाटरफॉल मॉडल, वी शेप्ड मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, बिग बैंग मॉडल, एजाइल मॉडल। अब यहाँ देखिए पूरा हुआ। अब सब वाला देखते हैं। एजाइल मैथोडोलॉजी पर टिप्पणी लिखना है तो देख लेते हैं इसका। एजाइल मॉडल इटरेटिव तथा इंक्रीमेंटल मॉडल का एक कम्बिनेशन है। एजाइल मॉडल जो है इटरेटिव तथा एक इंक्रीमेंटल मॉडल का एक कम्बिनेशन है, अर्थात यह इटरेटिव तथा इंक्रीमेंटल मॉडल से मिलकर बना है। एजाइल मॉडल में प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी तथा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। पहले के समय में इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का प्रयोग सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाता था, परंतु आज के समय में डेवलपर्स को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में एक कस्टमर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने को कहता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसके बीच में कस्टमर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने को कहता है। इन परिवर्तनों करने में बहुत अधिक समय तक पैसा लगता है। तो इन सब कमियों को पूरा करने के लिए 1990 के दशक में एजाइल मेथड को प्रस्तावित किया। एजाइल मेथड को मुख्यतः सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में चेंज करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा किया जा सके। देखिए, यदि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बन जा रहा है, तो जब यूज़र उसे प्रयोग कर रहा है और कुछ चेंज करना है जो यूज़र को पसंद है, जो कराना चाहता है चेंज, तो उसके लिए उससे पुनः हमें बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इससे तब तो इसके लिए जब हम उसे समाप्त करके पुनः बनाएंगे तो उससे यह प्रभाव पड़ेगा कि समय और पैसा अधिक लगेगा। बार बार बनाएंगे तो वही होगा ना। तो इसलिए एजाइल मॉडल का प्रयोग किया गया।
इसमें यह होता है कि यदि सॉफ्टवेयर बन गया है और कुछ यूज़र जो भी चेंज कराना चाहता है वह चेंज करा सकता है, और जो डेवलपर होता है वह चेंज कर सकता है। इसमें परेशानी नहीं होती, इसमें पैसा भी नहीं अधिक पैसा भी नहीं लगता, उन्हें समय की खर्चा होता ही है। एजाइल मॉडल में इस प्रकार चल रहा है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब आवश्यकता को एकत्रित करना, दूसरा रिक्वायरमेंट एनालाइज मतलब आवश्यकता का विश्लेषण करना, तीसरा है डिजाइन कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग तथा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के छोटे इंक्रीमेंटल भागों में बांट दिया जाता है। एजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को छोटे इंक्रीमेंटल भागों में बांट दिया जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटे भाग को विकसित किया जाता है और उसके बाद उससे बड़े प्रत्येक इंक्रीमेंटल पार्ट को इटरेशन पर विकसित किया जाता है। प्रत्येक इटरेशन को छोटा रखा जाता है जिससे कि उसे आसानी से मैनेज किया जा सके तथा उसे 2-3 हफ्तों में पूरा किया जा सके। एक समय में केवल एक ही इटरेशन को प्लान, डेवलप तथा डिप्लॉय किया जाता है। ये प्रश्न है, या 3 प्रश्न दिए गए कोहेशन और कोपलिंग के मध्यंतर अब देखेंगे हम। ये सब पूछे गए हैं 2022 में, उसी का हल मैं लेकर आया हूँ। कोहेशन देखिए, कोहेशन और कोपलिंग के मध्य अंतर। कोहेशन में पहला है, कोहेशन को एक ही मॉड्यूल के तत्वों के बीच संबंध की डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। कोपलिंग को मॉड्यूल के बीच अन्योन्याश्रयता की डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। कोहेशन के दूसरा है, यह एक इंट्रा मॉड्यूल अप्रोच है। कोपलिंग दूसरा, यह एक अंतर मॉड्यूल अप्रोच है। तीसरा, किसी विशेष कार्य पर बेहतर फोकस के कारण उच्च कोहेशन की प्राथमिकता दी जाती है। कम कोपलिंग को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मॉड्यूल के बीच कम निर्भरता होती है। चौथा, मॉड्यूल की सापेक्ष कार्यात्मक शक्ति को इंगित करने के लिए कोहेशन का उपयोग किया जाता है। मॉड्यूल के बीच सापेक्ष स्वतंत्रता को इंगित करने के लिए कोपलिंग का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, कोहेशन में मॉड्यूल एक विशेष कार्य पर केंद्रित होता है। कोहेशन था, कोपलिंग में एक विशेष मॉड्यूल अन्य मॉड्यूल से जुड़ा होता है। कोहेशन को इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग नाम से भी जाना जाता है। कोपलिंग को इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो यह यहाँ ये तक था। अब देखिए है दूसरा वाला है, मतलब वो वाला है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिद्धांत के बारे में विस्तार समझाइए। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिद्धांत के बारे में विस्तार समझाना है, देखते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिद्धांत सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के संरचनात्मक घटकों को व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांत है जिनका उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते समय कई सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सिद्धांत डिजाइनरों के लिए एक अच्छे डिजाइन अभ्यास का पालन करने के लिए एक रूपरेखा का कार्य करता है। आमतौर पर अनुसरण किए जाने वाले कुछ डिजाइन सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन विश्लेषण मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, सही प्रोग्राम प्रतिमान चुनें। तीसरा, सॉफ्टवेयर डिजाइन एक समान और एकीकृत होना चाहिए। चौथा, सॉफ्टवेयर डिजाइन तथा इतना तन्य होना चाहिए कि परिवर्तनों को आसानी से अनुकूलित कर सके। पाँचवा, सॉफ्टवेयर डिजाइन न्यूनतम वैचारिक त्रुटियों को सुनिश्चित करना चाहिए। अब सवाल देखते हैं। प्रश्न का आंसर है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस को परिभाषित कीजिए। वर्तमान सॉफ्टवेयर क्राइसिस के संभावित समाधान क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक पद है जिसका उपयोग कंप्यूटर विज्ञान में आवश्यक समय में उपयोगी और दक्ष कंप्यूटर प्रोग्रामों को कठिनाइयों से लिखने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस कंप्यूटर सामर्थ्य में तेजी से वृद्धि और समस्याओं को जटिलता का कारण था जिनसे अब निपटा जा सकता है। सॉफ्टवेयर की जटिलता में वृद्धि के साथ अनेक सॉफ्टवेयर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि मौजूदा तरीके अपर्याप्त थे। हम सॉफ्टवेयर की मांग, सॉफ्टवेयर जटिलता और सॉफ्टवेयर चुनौती में तेजी से वृद्धि के बाद समान कार्य बल, समान विधियों और समान उपकरणों का उपयोग करेंगे तब कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बजट समस्याएं, सॉफ्टवेयर दक्षता समस्याएं, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता समस्या, सॉफ्टवेयर प्रबंधन वितरण समस्याएं,
जिस स्थिति के सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। वर्तमान सॉफ्टवेयर क्राइसिस के संभावित समाधान। पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्राइसिस का एक समाधान नहीं है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का एक संभावित समाधान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक व्यवस्थित, अनुशासित तथा मात्रात्मक अप्रोच है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। अधिक बजट से सॉफ्टवेयर में कमी। दूसरा है सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तीसरा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कम समय की आवश्यकता का होना। चौथा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाला अनुभवी तथा कुशल लोगों का होना। पाँचवा, सॉफ्टवेयर वितरित होना चाहिए। छठवां, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। अब चौथा देखते हैं। चौथा का प्रश्न है अच्छे एसआरएस की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जैसे देखिए, एसआरएस का पूरा नाम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो देखते हैं इसकी विशेषता। संपूर्ण यानी कंप्लीट। एसआरएस संपूर्ण होने चाहिए, अर्थात सॉफ्टवेयर की सभी ज़रूरतें एसआरएस में उल्लिखित होनी चाहिए। तो देखिए, जब यूजर जो डेवलपर होता है वो यूजर से पूछता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनवाने आया है उससे पूछता है, जो भी आवश्यकताएं वह एक पेज पर लिख लेता है, और जब उसके सभी आवश्यकता को उस पर स्थापित कर देता है तो उस यूजर से उस पर हस्ताक्षर करवा लेता है, उसे ही एसआरएस कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला संपूर्ण कंप्लीट। एसआरएस संपूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो एसआरएस पेज में उल्लेखित है वह संपूर्ण होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, अर्थात सॉफ्टवेयर की सभी ज़रूरतें यानी कि यूजर की जो भी आवश्यकता है उसमें उल्लेखित होना चाहिए। उचित। दूसरा है उचित, यानी कि करेक्ट। यह उचित होना चाहिए, अर्थात ग्राहक की आवश्यकताओं को उसके हिसाब से होना चाहिए। तीसरा स्पष्ट, यानी क्लियर। यह स्पष्ट होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की सभी आवश्यकताएं स्पष्ट रूप में वर्णित हैं। चौथा है परिशुद्ध, एक्यूरेट। इसमें परिशुद्धता होनी चाहिए। अगर यह परिशुद्ध नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हो सकता। पांचवा निरंतरता, कंसिस्टेंसी। इसको आरंभ से लेकर अंत तक निरंतर होने चाहिए, जिससे कि यूजर आसानी से आवश्यकताओं को समझ सके। कंसिस्टेंसी तभी प्राप्त की जा सकती है जब दो आवश्यकताओं के मध्य कोई भी विरोधाभास न हो। अगला है सत्यापनीय, वेरीफाइड। यह सत्यापन योग्य होना चाहिए। जो एक्सपर्ट तथा टेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा आवश्यकताओं को वेरीफाई कराना जाता है। परिवर्तन, सर्च का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे स्पेसिफाई की गई सारी रिक्वायरमेंट परिवर्तित करने योग्य होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब एसआरएस का स्ट्रक्चर संतुलित हो। टेस्टेबल। यह टेस्टेबल होना चाहिए, अर्थात इसमें प्रत्येक रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई होनी चाहिए। प्रत्येक रिक्वायरमेंट की अपनी अलग की एक पहचान होनी चाहिए। परीक्षण योग्य। टेस्टेबल। यह टेस्टेबल होना चाहिए, अर्थात इसे किसी भी प्रकार से टेस्ट करने योग्य होना चाहिए। अमिश्रित, अनएम्बिजियस। यह केवल तब अनएम्बिजियस हो सकता है जब सभी रिक्वायरमेंट का केवल एक ही अर्थ हो, अर्थात एक ही इंटरप्रिटेशन व्याख्या हो। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं तक था। अगला प्रश्न क्या है, डिसीजन ट्रीज एवं डिसीजन टेबल पर व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं। डिसीजन ट्री सबसे पहले देखते हैं। डिसीजन ट्री एक ऐसी संरचना जिसके द्वारा डेटा पर लागू होने वाले शर्तें तथा उन शर्तों के आधार पर लिए गए निर्णय को प्रदर्शित किया जाता है। डिसीजन ट्री वर्गीकरण और भविष्यवाणी के लिए सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय टूल है। यह एक डेटा विजुअलाइजेशन का उत्तम तरीका है। एक डिसीजन ट्री का प्रयोग निर्णय बनाने के लिए किया जाता है। डिसीजन ट्री की संरचना एक फ्लो चार्ट की तरह से होती है। जिस प्रकार पेड़ में पत्तियां, जड़ तथा शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार उसमें लीफ नोड तथा ब्रांच होती हैं। डिसीजन ट्री में सबसे ऊपर के नोड को रूट नोड कहते हैं। इसमें प्रत्येक लीफ नोड एक क्लास की प्रदर्शित करता है। अगला डिसीजन टेबल। यह टूल प्रयोग, परीक्षण एवं आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। सामान्यतः इसका प्रयोग जटिल व्यावसायिक नियमों से निपटने हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे यह देखना आसान हो जाता है कि सभी संभावित संयोजनों पर विचार किया गया है या किसी संयोजन को छोड़ा तो नहीं गया है। यदि प्रक्रिया जटिल हो एवं कंडीशनल निर्णय लेने होते हैं तो डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है। डिसीजन टेबल में कंप्यूटर प्रोसेस
कंप्यूटर प्रोसेस के दौरान आने वाले सभी कंडीशन और एक्शन को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फंक्शन पॉइंट एवं लाइन ऑफ कोड मेजर पर टिप्पणी लिखिए। देखते हैं इसे। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की शुरुआत में सन 1979 में एलन जे एल्बर्ट द्वारा IBM में विकसित किया गया था तथा इसे इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर्स ग्रुप IFPUG द्वारा संशोधित किया गया। एलन जे एल्बर्ट द्वारा दी गई प्रारंभिक परिभाषा निम्नलिखित है। FPA फंक्शन पॉइंट में परिभाषित विमारहित संख्या देता है जिससे हमने अपने कस्टमर को वितरित किए गए फंक्शन वैल्यू की एक प्रभावों को सापेक्ष रूप में पाया जाता है। FPA सॉफ्टवेयर कार्य उत्पाद को कार्यक्षमता रूप में से आकार देने के लिए एक मानकीकृत विधि प्रदान करता है। यह कार्य उत्पाद अनुगामी निवारणों के लिए सॉफ्टवेयर के नए विकास और सुधार प्रोजेक्टों की आउटपुट है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोजेक्ट कार्यात्मक पर उत्पादन अनुप्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता को मापता है, अर्थात उसके आधार पर उपयोगकर्ता जो रिक्वेस्ट करता है तथा बदले में प्राप्त करता है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस फंक्शन साइज मापन की विधि नियमों का सेट है। लाइफ ऑफ कोड LOC कोड की स्रोत रेखाएं SLOC जिसे कोड की रेखाएं LOC के रूप में जाना जाता है एक सॉफ्टवेयर मीट्रिक है जिसका उपयोग प्रोग्राम के स्रोत कोड के पाठ में लाइनों की संख्या की गणना करके कंप्यूटर प्रोग्राम के आकार को मापने के लिए किया जाता है। SLOC का उपयोग आमतौर पर एक कार्यक्रम को विकसित करने के लिए आवश्यकताओं प्रयासों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, साथ ही सॉफ्टवेयर के उत्पादों की बाद प्रोग्रामिंग उत्पाद का रखरखाव अनुमान लगाने के लिए। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रोजेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग अवधि एवं परियोजना के लिए जनशक्ति प्रयासों के फार्मूला के साथ कोकोमो मॉडल को व्याख्या करना है। वह है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के संबंध में परिवर्तन नियंत्रण और संस्करण नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। सह है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एवं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के मध्य अंतर स्पष्ट करना। आप देखिए यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। अब मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रुक कर पढ़ भी सकते हैं। देखिए अब ऐसा वाला प्रश्न है व्हाइट बोर्ड परीक्षण एवं ब्लैक बोर्ड परीक्षण में अंतर। इससे भी ये अगला प्रश्न का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। तो देखिए यह ख़त्म हुआ, यह प्रश्न मतलब ये सब यहीं तक ही था। तो चलिए, यदि पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।